हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद, इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपको एआईए पीजीटी की कोचिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। दोस्तों, अभी तक हमारे पैथोलॉजी के, एनाटॉमी के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वीकली जो है हर सैटरडे टेस्ट होता है। मंडे टू फ्राइडे जो मैं करवाती हूँ तो वीकली वो टेस्ट लेती हूँ। एंड अष्टांग हृदय के चैप्टर्स जो हैं अभी सूत्र स्थान के चल रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 6, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अन्न स्वरूप विज्ञानीय। बहुत ही इजी वे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बिल्कुल सारे जो आपके कंसेप्ट्स हैं बिल्कुल क्लियर करवाऊंगी और इसी एपिसोड में आपको सारा लर्न भी करवाऊंगी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को आई एम ट्राइंग कि आपको प्रैक्टिकली समझाऊं ताकि आपको वो टॉपिक, वो कंसेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अन्न स्वरूप विज्ञानीय। अन्न स्वरूप विज्ञानीय में सबसे पहले इसका जो संदर्भ है, अलग अलग संहिताओं में इसे कहाँ कहाँ कहा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो आप जैसे बार बार मैं आपको आगे जाके सिलेबस रिवीजन भी करवाऊंगी और टेस्ट भी लूँगी तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा कि जैसे आचार्य वाग्भट ने इसको अष्टांग हृदय सूत्र 6 में बताया है, तो वहीं पे आचार्य चरक ने सूत्र 27 में बताया है, सुश्रुत जी ने सूत्र 46 में बताया है और अष्टांग संग्रह ने सूत्र 7 और 12 में बताया है। मतलब तीनों आचार्यों ने सूत्र स्थान में ही अन्न स्वरूप विज्ञानीय जो अध्याय है इसका वर्णन किया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के वर्ग बताए गए हैं, शूक वर्ग, शिंबी धान्य, ये सब। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि आचार्य चरक ने सूत्र 27 में, सुश्रुत ने सूत्र 46 में एंड संग्रह ने सूत्र 7 और 12 में इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो इसमें अष्टांग हृदय में सूत्र 6 में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो अन्न वर्ग होते हैं, ये अन्न वर्ग हैं। जस्ट इसको सुनना है, आपने रटना नहीं है इसको। ठीक है, तो अन्न वर्ग है, इसमें जैसे शूक धान्य है, शिंबी धान्य है, कृत अन्न वर्ग है, ये हम आगे पढ़ेंगे इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मांस वर्ग है, शाक वर्ग है, फल वर्ग है और औषध वर्ग है। ठीक है, तो इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम शाक वर्ग तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शूक धान्य। शूक धान्य क्या होते हैं? शूक धान्य होते हैं जैसे कि आपने जौ देखे होंगे या फिर आपने चावल देखे होंगे जो आगे से नुकीले होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि चावल हैं, ठीक है, रक्तशाली, महाशाली, जिसमें रक्तशाली जो है उत्तम माने गए हैं। ठीक है, इसमें ब्रीही धान्यों में षष्ठी धान्य जो है श्रेष्ठ माने गए हैं। पाटल ब्रीही धान्य है लेकिन वो त्रिदोष कारक होता है। प्रियंगु धान्य, ये सब शूक धान्य के अंडर आते हैं। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, शूक धान्य मतलब कि जिसके जो नुकीले होते हैं, ठीक है, जैसे जिसके जो तीखी सी चोंच होती है, जैसे कि चावल है या फिर इसमें यव है, गोधूम है, ये सारे शूक धान्य के अंडर आते हैं। जिसमें रक्तशाली उत्तम है, ब्रीही धान्यों में षष्ठी धान्य श्रेष्ठ है। पाटल जो है वो त्रिदोष कारक होता है तो वो श्रेष्ठ धान्य नहीं है, ब्रीही धान्य के अंडर पाटल आता है। प्रियंगु धान्य जो है, ठीक है, प्रियंगु जो है भग्न संधान कारक होता है, भृंगणीय होता है। जहाँ पे प्रियंगु आया तो वो संधान वर्ड वहाँ पे आएगा ही आएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रियंगु जो है वो जोड़ने का काम करता है, जो फ्रैक्चर्स होते हैं बोन में उनको जोड़ने का काम करता है। भग्न संधानकृत होता है और भृंगणीय होता है। इसके बाद जो कोदो धान्य होता है, ठीक है, कोदो धान्य ग्राही होता है, शीत होता है, विषापह मतलब कि विषखन होता है। ठीक है, कोदो धान्य के लिए आपने शीत और ग्राही याद रखना है। यव, यव जो है रुक्ष है, शीत है, विड वातकृत है। ठीक है, मतलब कि जो पुरीष है उसको बढ़ाता है, वायु को बढ़ाता है। वृश्य होता है, स्थैर्यकर होता है। ठीक है, उरु स्तंभ में अच्छा होता है, त्वचा के रोगों को हरने वाला होता है। तो इसमें की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो की पॉइंट्स में है कि रव, यव जो है रुक्ष और शीत तो होता है, ठीक है, ये हम सबको पता है, लेकिन ये विड को, पुरीष को बढ़ाने वाला, विडकृत और वातकृत, वात क्योंकि रुक्ष और शीत है तो वात को भी बढ़ाने वाला होता है। उरु स्तंभ में ये हितकर होता है क्योंकि रुक्ष होता है। फिर त्वक रोग हर होता है, स्थैर्यकर है। तो उरु स्तंभ में विडवातकृत, ये 2 आपने ज़रूर याद रखने हैं यव के लिए। गोधूम, गोधूम जो है वात और पित्त को हरने वाला होता है। ठीक है, संधानकारी होता है। इससे पहले हमने भग्न संधानकृत
प्रियंगु धान्य के लिए पढ़ा, ठीक है। गोधूम भी संधानकारी होता है, वात पित्त को हरने वाला होता है। और फिर जैसे मधुर, स्थैर्यकर, वृक्ष, शीत, जीवन देने वाला। तो गोधूम के लिए आपने ये याद रखना है। अब इसके बाद है कि शिंबी धान्य। शिंबी धान्य में जितनी भी दालें आती हैं वो सारी शिंबी धान्य में आती हैं, क्योंकि आपको जब बेसिक याद रहेगा ना कि शिंबी धान्य में क्या आता है, तो उसमें जैसे दालें आती हैं तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मुद्ग है, ठीक है, मूंग है, मसूर है, ये मतलब कॉन्स्टिपेशन करने वाली होती हैं, विबंधकृत होती हैं, और फिर कटुपाक होती हैं, ठीक है। विबंधकृत और कटुपाक, ये आपने याद रखना है। शिंबी धान्य में जो मूंग की दाल होती है, मुद्ग, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। लेकिन कलाई, कलाई मतलब मटर, ये भी शिंबी धान्य में आते हैं। तो मटर जो है, कलाई, ये वात करने वाले होते हैं, वात को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले होते हैं। तो दूसरी तरफ जो कुल्थी होती है, कुलथ, कुल्थी जो है, कुल्थ की दाल जो उष्ण होती है, पित्त और रक्त को बढ़ाने वाली होती है। शुक्र अश्मरी के लिए अच्छी होती है, क्योंकि कुल्थी की दाल हमने अक्सर सुना है कि जो गुर्दे की पत्थरियाँ वगैरह होती हैं उसमें ये देनी चाहिए, रीनल स्टोन्स में, किडनी स्टोन्स में। तो शुक्र अश्मरी के लिए, अर्श के लिए अच्छी होती है, कफ वात का नाश करती है, ठीक है। तो कुल्थी पित्त और रक्त का वर्धक करती है। तो बाकी जो दोष हैं पित्त के अलावा, कफ और वात, तो उसका नाश ही करेगी अगर पित्त को बढ़ाएगी तो, ठीक है। शुक्र अश्मरी के लिए अच्छी होती है। ये एक दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पित्त और रक्त का वर्धक करती है तो इसका मतलब उष्ण होती है, ठीक है। निष्पाव, निष्पाव जिसको बोलते हैं सेम, सेम जो है गाउट में, वात रक्त में, स्तन्य को बढ़ाने के लिए, मतलब दुग्ध को बढ़ाने के लिए, और मूत्रकर होती है, विदाही होती है, नेत्र रोग में अच्छी होती है, ठीक है। ये एक रीडिंग लगा लेनी है आपने, ठीक है। बार बार रीडिंग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा, ठीक है। माश, माश, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो दाल मखनी जिसको हम बोलते हैं माश, ठीक है, जो साबुत उड़द होते हैं, तो माश की जो दाल होती है वो मलवर्धक होती है, ठीक है। माश की दाल जो होती है, कपी कच्छू जितनी ही उसमें पोटेंसी होती है वृश्यता की, तो ये वृश्य होती है और शुक्र को बढ़ाने वाली होती है, ठीक है, मल को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए ये विरेचन कृत भी होती है। बल, कफ, पित्त वर्धक होती है, तो मल को बढ़ाने वाली, शुक्र को बढ़ाने वाली, विरेक कृत, ये माश की दाल होती है। मेन आपने मलवर्धक, शुक्रकृत, वृश्य, ये आपने माश की दाल के लिए याद रखना है। तिल, तिल में, तिल जैसे केश्य होते हैं, ठीक है, जो बालों के लिए अच्छे होते हैं, बल देने वाले होते हैं, मेधाकर होते हैं, त्वचे होते हैं, उष्ण होते हैं, तो ये तिल के लिए कहा गया है। शूक धान्य में अगर आप देखेंगे तो यवक जो है वो यवक और शिंबी, सॉरी, यवक जो है शूक धान्य में अधम है, ठीक है। अधम मतलब कि बिल्कुल अहितकर होता है। और शिंबी जो है, शिंबी धान्य में जिसमें दालें आती हैं उसमें माश को अधम माना गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं पेशेंट्स को मैक्सिमम कि आप डाइट में हल्की फुल्की डाइट लीजिए, मूंग की दाल के साथ चपाती ले लीजिए, कभी हम ये नहीं बोलते कि दाल मखनी लीजिए, ठीक है। तो माश जो है ये अधम होती है, क्योंकि माश जो है ये कफ को भी बढ़ाती है, पित्त को भी बढ़ाती है, तो दोषों को बढ़ाने वाली होती है। माश अधम है शिंबी धान्य में, और शूक धान्य में यवक अधम है, ठीक है। नेक्स्ट इज कृतन वर्ग, जो आपका मंड, पेया, विलेपी, ओदन, ये जो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जो हम संसर्जन क्रम में प्रयोग करते हैं आफ्टर पंचकर्मा, तो वो सारे कृतन वर्ग में आते हैं, ठीक है। मंड, पेया, विलेपी, ओदन, ये आप इसी जो सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में ये क्रमशः लघु होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि मंड में कितने गुना जल डाला जाता है, तो मंड में 14 गुना जल डाला जाता है, ठीक है, 14 गुना जल। इसको हम बार बार हमारी कोचिंग में मैं आपको बार बार रिपीटेडली इसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये चरक संहिता में भी आएगा। फिर उसके बाद जब मैं आपको पंचकर्मा का सब्जेक्ट अलग से पढ़ाऊंगी तो उसमें भी आएगा। एंड क्वेश्चन एमसीक्यूज में रिपीटेडली ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो आपको बार बार अगर आप ये जो चीज़ें हैं पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें ये करेंगे कि मंड जो है इसमें 14 गुना जल का प्रयोग होता है, ठीक है। और पेया जो है, पेया दीपनीय होती है, पाचन होती है, और मल अनुलोमिनी और पथ्य है।
क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी रखकर पूछा गया है कि ये किसके लिए कहा गया है। मल अनुलोमिनी, पथ्य, दीपन पाचन, मंड के लिए, पेया के लिए, विलेपी के लिए। तो ये स्पेसिफिकली पेया के लिए कहा गया है। विलेपी, विलेपी के लिए आपने क्या याद रखना है कि इसमें ये तृष्णाहर, अक्षी रोग में हितकर होती है, हृदय के लिए अच्छी होती है और ग्राही होती है। फिर मांस वर्ग, मांस वर्ग ये चौथा वर्ग है हमारा मांस वर्ग। मांस वर्ग में 8 प्रकार के मांस बताए हुए हैं, सभी आचार्यों ने 8 प्रकार के ही बताए हुए हैं। तो इसमें पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि जो तीतर का मांस होता है वो श्रेष्ठ बोला गया है। मयूर मांस न अति पथ्य, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और इसके लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रोत्र, स्वर, ठीक है, और दृष्टि के लिए ये बहुत ही अच्छा माना गया है, ठीक है, हमारे कानों के लिए, हमारी वॉइस के लिए, मतलब थ्रोट के लिए, स्वर, वय, दृष्टि के लिए अच्छा माना गया है। कुक्कुट का मांस जो है वृष्य होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। श्रोत्र, स्वर, दृष्टि के लिए मयूर का मांस, ये क्वेश्चन आ चुका है। कुक्कुट मांस वृष्य होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और श्रेष्ठ तितिर का मांस होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अजा मांस जो है ये अनअभिसंधि होता है, मतलब जो बकरी का मांस होता है, और भृंगणीय होता है, ठीक है। अजा मांस, क्योंकि बकरी जो है चलती फिरती रहती है, एक्टिव रहती है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसका जो मांस होता है वो अभिसंधि नहीं करता, अनअभिसंधि और भृंगणीय होता है। गौ का मांस, ये अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पर गौ का मांस आया तो वहाँ पर आपने विषम ज्वर ये शब्द ज़रूर याद रखना है, क्योंकि विषम ज्वर जो है इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। आचार्य चरक ने भी गोमांस विषम ज्वर में श्रेष्ठ माना है, ठीक है। तो गोमांस विषम ज्वर में। बाकी पॉइंट्स है कि अत्य अग्नि में और काशर्य में ये मतलब कि हितकर होता है और केवल वातनाशक होता है। ये पॉइंट्स ठीक है आपने याद रखने हैं, लेकिन विषम ज्वर आपने कभी भी नहीं भूलना। उत्तम मास विष्कर में लावा बताया गया है। अब विष्कर कौन होते हैं, प्रतुर कौन होते हैं, ये भी मैं आपको चरक संहिता में इसका डिटेल बताऊंगी। तो विष्कर में लावा बताया गया है, मतलब लावा का मांस उत्तम बताया गया है। और मत्स्य में मतलब मछली में रोहित मछली का मांस उत्तम बताया गया है। बिलाशय में जो बिल में रहते हैं प्राणी, उनमें गोधा का मांस उत्तम बताया गया है। मृग में, ठीक है, एण मृग का जो हिरण होती है एण, उसका मांस उत्तम बताया गया है, ठीक है। तो विष्कर में लावा, मत्स्य में रोहित, ठीक है, विष्कर में लावा, मत्स्य में रोहित, बिलाशय में गोधा और मृग में एण मृग का। चिलचिम मछली का मांस अच्छा नहीं होता, ये तीनों दोषों को प्रकोपित करने वाला होता है। रोहित का अच्छा है, चिलचिम का नहीं अच्छा है, ठीक है। अब आता है शाक वर्ग। शाक वर्ग में से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। ये नोट्स कैसे अवेलेबल होने हैं आपको, ये भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। और शाक वर्ग में अगर हम देखें तो सबसे पहले वास्तुक शाक, वास्तुक शाक होती है एक प्रकार की सब्जी कह सकते हैं। तो ये वर्चोभेदी होती है, ठीक है, मतलब कि पुरीश का भेदन करने वाली या फिर लूज मोशंस करने वाली, ठीक है। तो ये विरेचन करने वाली वर्चोभेदी होती है। काक माची, काक माची बहुत अच्छी शाक बताई गई है, ठीक है। ये साग जो जिसे हम बोलते हैं सरसों का साग या काक माची का भी साग बनता है, तो काक माची जो है ये त्रिदोष नाशक होती है। चांगेरी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो गृहिणी हर होती है, अर्श और ग्राही होती है। कारवेलक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप गोविंद पारिक्स में से MCQ सॉल्व करेंगे तो कई बार कारवेलक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कफ जित परम है, ठीक है, तो इसको परम विरेचक भी कहा गया है, और परम कफ जित, कफ को जीतने वाला है। उपोदिका ये मदगनी, ठीक है, मतलब कि अल्कोहल जो है उसके लिए बहुत अल्कोहलिक के लिए अच्छी होती है उपोदिका, ठीक है। ये आचार्य चरक ने भी उपोदिका के लिए ये बताया है। फिर उसके बाद विदारी कंद, विदारी कंद जीवनीय है, वृष्य है, कंठ है, रसायन है, हाँ बोल। एंड जीवंती, जीवंती जो है उत्तम शाक मानी गई है, चक्षुष्य है, सर्वदोष खनी है, ठीक है। विदारी कंद, वृष्य, भृंगनीय, रसायन, जीवनीय, जीवंती, सर्वदोष खनी, चक्षुष्य उत्तम शाक है।
त्रपुष, त्रपुष मतलब खीरा जो होता है ये डायूरेटिक का काम करता है। तो इसमें त्रपुष जो है मूत्रल है। सरसप, सरसों का साग जो कि पंजाब में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, सरसों का साग दे नाल मक्की दी रोटी। तो उसमें ये क्या करता है, हमारे आचार्यों ने बताया है कि ये त्रिदोष कारक होता है और सबसे अहितकर शाक होता है, ठीक है, अधम शाक होता है। बद विण मूत्र, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन करता है, वायु मूत्र सबको रोक देता है, त्रिदोष कारक होता है, अधम शाक होता है। अब मूली, मूली को लेकर भी क्वेश्चन आया है कि बाल मूली कैसी होती है, जो वृद्ध मूली कैसी होती है, आम मूली कैसी होती है, शुष्क मूली कैसी होती है। जो बाल मूली है वो अच्छी बताई गई है, त्रिदोषनाशक, लेकिन वृद्ध मूली इसके ऑपोजिट है, त्रिदोषकर और अभिसंधि, ठीक है, त्रिदोषकर और अभिसंधि होती है। शुष्क मूली वात और श्लेष्म को हरने वाली। आम मूली ये भी अच्छी नहीं बताई गई है, दोषकर है। तो वृद्ध मूली और आम मूली त्रिदोषकर आप याद रखिएगा, बाल मूली त्रिदोष नाशक होती है और शुष्क मूली वात श्लेष्म हरने वाली होती है। लहसुन कंद, जो लहसुन होता है गार्लिक, हमें पता है कि ये कोलेस्ट्रॉल में काम आता है, तो ये हृदय है, केश्य भी है, भग्न संधानकृत है, रसायन भी माना है आचार्य वाग्भट ने लहसुन कंद को, ठीक है, रसायन भी माना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि लहसुन कंद, अभी हमने पढ़ा कि भग्न संधानकृत है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रियंगु है वो भग्न संधानकृत है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और इससे पहले हमने संधानकृत किसको पढ़ा था, आप याद करके बताइए। गोधूम को भी हमने संधानकारी माना था, ठीक है। पलांडु कफ को बढ़ाने वाला होता है। सूरण, सूरण जो है अर्श रोग हर होता है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्श रोग हरने वाला होता है सूरण, जिमीकंद जिसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये क्लास जो है ख़त्म होती है। इसके बाद मैं इसी चैप्टर को नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा लेंदी है। आप इतना याद रखिएगा, ठीक है, जितना आज पढ़ाया है, और इसको बार बार पढ़िए। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, स्टडी वेल। धन्यवाद।